तो बच्चों गुड इवनिंग। आप जब ये वीडियो देख रहे होंगे तो मे बी इवनिंग होगा, मॉर्निंग होगा, आफ्टरनून होगा, व्हाटएवर। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में पहली जो प्रॉपर्टी है उसको एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। अब हम बात करेंगे कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ मीन्स पीरियोडिक टेबल में कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जो रेगुलर इंटरवल पे क्या होती हैं, चेंज होती रहती हैं, उसी को पीरियोडिक प्रॉपर्टीज कहते हैं। या कह सकते हैं द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स विच रिपीट या विच चेंजेस आफ्टर फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज नोन एज द पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। तो इस पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में एटॉमिक रेडियस होता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, मेनी मोर आर देयर। तो इसमें पहला टॉपिक है एटॉमिक रेडियस। तो हम शुरू करेंगे एटॉमिक रेडियस। तो अगर हम बच्चों बात करें कि एटॉमिक रेडियस क्या होता है, जैसा इसका नाम दिखाई दे रहा है एटॉमिक रेडियस, अगर हम किसी एटम की बात करें तो एटम इज स्फेरिकल, ठीक है, और यहाँ बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। इस न्यूक्लियस में हमने देखा कि तमाम सेल्स होते हैं न्यूक्लियस के बाहर जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव करता है। तो अगर हम इस एटॉमिक रेडियस की बात करें तो कह सकते हैं कि यहाँ से इसके सेंटर से आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है, या कह सकते हैं द लास्ट इलेक्ट्रॉन जहाँ प्रेजेंट है, उस सेल और सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस के बीच की दूरी जो होती है वही एटॉमिक रेडियस होती है। तो अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करें तो कह सकते हैं द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट सेल इज नोन एज द एटॉमिक रेडियस। ठीक है, ये तो बहुत अच्छी चीज हो गई। लेकिन बच्चों अगर हम इस एटॉमिक रेडियस के डेफिनेशन की बात करें तो ये एटॉमिक रेडियस का डेफिनेशन हमेशा सही नहीं हो सकता। अगर हम बात करें मान लो लोअर क्लास की, क्लास 9th या क्लास 10th में, हालांकि आपने देखा होगा कि इधर जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स, वो क्लास 10th में सीबीएसई बोर्ड से ओमिट हो गया है, निकल गया है। लेकिन इसका बड़ा ही ज़्यादा रोल है क्लास 11th में। तो बच्चों अगर आपको केमिस्ट्री पढ़नी है, क्लास 11th में इसके बारे में जानना है, तो आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी होंगी। तो क्लास 10th के बेस पे अगर हम इसका डेफिनेशन बोलें 9th के बेस पे, तो ये इसका डेफिनेशन हो सकता है कि सेंटर और आउटर मोस्ट सेल, सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल के बीच की दूरी जो होती है, दैट इज नोन एज द एटॉमिक रेडियस। बट एक्चुअली इट इज़ नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट मीन्स हायर लेवल क्लास 11th ऑनवर्ड्स जब आप इसको पढ़ेंगे तो ये एटॉमिक रेडियस का डेफिनेशन गलत हो सकता है। कैसे, क्यों गलत हो सकता है? बिकॉज यू नो दैट इज इलेक्ट्रॉन जो होता है वो किसका नेचर शो करता है बच्चों? वेव का नेचर शो कर सकता है, वेव का नेचर शो करता है। और अगर इलेक्ट्रॉन वेव का नेचर शो करता है तो जाहिर सी बात हमें क्या कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ऐसे ऐसे होना चाहिए, कैसे नो? तो जब ऐसे ऐसे होगा तो हमें उस इलेक्ट्रॉन की जो एक्चुअल बाउंड्री है वह पता करने में कठिनाई होगी। तो जब हम इसकी बाउंड्री को नहीं पता कर पाएंगे तब ये इसका डेफिनेशन कैसे हो सकता है कि द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट सेल। तो इसके बेस पे हम उस एटॉमिक रेडियस का डेफिनेशन किसके बेस पे करेंगे? वह किसके बेस पे होगा? वो हम कह सकते हैं इंट्रैक्शन के बेस पे, या हम बॉन्डिंग स्टेट के बेस पे कह सकते हैं। मतलब जो एटम्स है वो कैसे एक दूसरे से बॉन्डेड है, कैसे एक दूसरे से इंटरेक्शन किया हुआ है, उसके बेस पे हम कह सकते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या क्या हो सकता है, या कितने टाइप के एटॉमिक रेडियस के डेफिनेशन हो सकते हैं। तो अगर हमने इसका डेफिनेशन बताया तो वो डेफिनेशन क्या था कि सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट सेल के बीच की दूरी को एटॉमिक रेडियस कहते हैं। लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ, अगर हम यहां लिखें ये इंट्रैक्शन के बेसिस पे, या इंट्रैक्शन स्टेट, या हम इसी को कह सकते हैं बॉन्डिंग स्टेट। ठीक है, बॉन्डिंग स्टेट और इंट्रैक्शन स्टेट के बेस पे ये जो एटॉमिक रेडियस होता है बच्चों, वह एटॉमिक रेडियस कितने टाइप में हम क्या कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। कितने टाइप हो सकते हैं? नंबर पहला हो सकता है कोवैलेंट रेडियस, हो गया। और दूसरा हो सकता है, इसके बाद हो सकता है
हम इसको कहते हैं वान डर वाल रेडियस, वान डर वाल्स रेडियस। तीसरा होता है बच्चों मैचेलिक रेडियस, और द फाइनल लास्ट वन होता है आयनिक रेडियस, आयनिक रेडियस। तो ये 4 तरह के रेडियस हैं। इन 4 तरह के रेडियस को हम वन बाय वन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज कोवैलेंट रेडियस, व्हाट इज वान डर वाल रेडियस, व्हाट इज मेटलिक रेडियस एंड व्हाट इज आयनिक रेडियस। तो हम वन बाय वन करेंगे। और ये जो चारों हैं वो किसके बेस पे हैं, इस बॉन्डिंग स्टेट या हम कह सकते हैं इंटरेक्शन स्टेट के बेस पे हम इसका डेफिनेशन बोल सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं। नंबर 1, पहला अगर हम बात करें कोवैलेंट रेडियस में, अच्छा एक चीज और बता दें बच्चों कि इन चारों का जो जनरल ट्रेंड होगा दैट वी विल डिस्कस लेटर, कि अगर हम इनके जनरल ट्रेंड की बात करें कि ये पीरियोडिक टेबल में अक्रॉस द पीरियड या डाउन द ग्रुप कैसे ये घटते हैं कैसे बढ़ते हैं, तो इन चारों की वैल्यू जैसे जैसे हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट चलते हैं इनकी वैल्यू क्या होती है, कम होती है, और ऊपर से नीचे चलते हैं तो इनकी वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है। ये कैसे बढ़ती और घटती है अब बात हो रही है। तो इट डिपेंड्स ऑन द 2 फैक्टर्स। क्या होता है, नंबर ऑफ सेल, और दूसरा होता है न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज। नंबर ऑफ सेल और न्यूक्लियर चार्ज पे कैसे ये डिपेंड करते हैं, चारों तरह की जो रेडियस होते हैं। नंबर ऑफ सेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस और इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक रेडियस। बच्चों इसका मतलब हो गया कि अगर नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे तो एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा। जब हम ग्रुप में चलते हैं ऊपर से नीचे, पहला पीरियड, दूसरा पीरियड, तीसरा पीरियड, चौथा पीरियड, पांचवा पीरियड, तो जब हम ग्रुप में चलते हैं बच्चों ऊपर से नीचे तो नंबर ऑफ सेल बढ़ते हैं। तो इसीलिए हम जब टॉप टू बॉटम चलते हैं तो एटॉमिक रेडियस हमेशा बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहे हैं। अगर हम न्यूक्लियर चार्ज की बात करें, एक ही पीरियड में चलते हैं, सपोज करो सेकंड पीरियड में गए, थर्ड पीरियड में गए, तो एक ही पीरियड में यहां से यहां चलेंगे तो सबके नंबर ऑफ सेल्स एक ही होंगे। हम अभी इसको डिस्कस करेंगे इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं बता रहा हूं। अगर हम नंबर ऑफ सेल्स देखें तो सबके नंबर ऑफ सेल्स क्या हो रहे हैं, सेम ही होंगे। जैसे मान लो हमने ले लिया लिथियम, ले लिया बेरिलियम, ले लिया बोरान, ले लिया कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, या यहाँ क्या हो गया, नियॉन हो गया। तो जब हम यहाँ से यहाँ चल रहे हैं तो सब में इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28। तो दो सभी में, सभी एलिमेंट में क्या है, नंबर ऑफ सेल्स एक ही है, सेम है, लेकिन इनका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है बेटा। न्यूक्लियर चार्ज मीन्स न्यूक्लियस में रहने वाले चार्ज। न्यूक्लियस में रहने वाले चार्ज मतलब न्यूक्लियस में रहने वाले पार्टिकल, और न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों होते हैं, लेकिन जो उसका चार्ज होता है वो प्रोटॉन के कारण होता है। न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल इन द नेचर। तो न्यूक्लियर चार्ज यानी इसका एटॉमिक नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, तो जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो उसका एटॉमिक रेडियस क्या होगा, कम होगा। आप कैसे समझने की कोशिश करोगे, जैसे मान लो अगर सपोज के लिए आपके पास बेरिलियम है, इसके आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, और अगर हम इस फ्लोरीन की बात करते हैं तो 2 and 7 हो गया। तो इसमें 2 and 2 यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन। वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। तो इसके अंदर जो न्यूक्लियर चार्ज था, मतलब प्रोटॉनों की संख्या 9 थी और यहाँ प्रोटॉनों की संख्या 4 थी। ये 4 क्या करेंगे बच्चों, इस 2 को खींचेंगे, पुल करेंगे, और ये 9 7 को पुल करेंगे। तो जैसे जैसे आगे चलेंगे वैसे वैसे न्यूक्लियर चार्ज जैसे बढ़ेगा, तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से जब वो पुल करेंगे इलेक्ट्रॉन, ये ज़्यादा प्रोटॉन था, कम इलेक्ट्रॉन को जब पुल कर रहे हैं, आउटर मोस्ट सेल में रहने वाले इलेक्ट्रॉन को पुल कर रहे हैं, तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, सिकुड़न होगी, तो इसलिए इसका एटॉमिक रेडियस कम होगा। अंडरस्टूड? तो ये दोनों फैक्टर हैं। अब हम बारी बारी से ये जो कोवैलेंट रेडियस, वान डर वाल रेडियस, मेटालिक रेडियस या आयनिक रेडियस है, इनमें क्या क्या ट्रेंड होगा या क्या क्या एक्सेप्शंस पूछे जाते हैं, ये हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक है, आइए नाउ हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कोवैलेंट रेडियस। ठीक है बच्चों, कोवैलेंट रेडियस क्या होता है? तो कोवैलेंट कंपाउंड आपने सुना होगा, आपने पढ़ा होगा, केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट है कि कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं।
द बॉन्ड विच इज फाउंड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहला काम स्टार्ट करेंगे कोवैलेंट रेडियस। ठीक है, कोवैलेंट रेडियस जैसा इसके नाम से ही दिखाई दे रहा है कि कोवैलेंट मॉलिक्यूल में हम किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के रेडियस की बात करते हैं। चल देखते हैं कोवैलेंट रेडियस। अगर हम किसी मॉलिक्यूल की बात करें, वो होमोएटमिक भी हो सकता है और ये हेट्रोएटमिक भी हो सकता है। तो अगर हम किसी मॉलिक्यूल की बात करें, सपोज कर लो हमने एक मॉलिक्यूल लिया और इन दोनों के बीच में क्या है, बॉन्डिंग बनी हुई है, ये ओवरलैपिंग हुई है। तो यहां से क्या करेंगे बच्चों, ये और ये गौर से देखना, ये इस एटम का सेंटर है और ये दूसरे वाले सेंटर का। अब इसमें से आप ये देखो, सपोज कर लो हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन की, ये हाइड्रोजन एटम हो गया और ये हाइड्रोजन एटम हो गया। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आपस में मिलकर हम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाते हैं, H2 मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो अब अगर हम ये देखें, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगा बेटा, इसके और इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो होता है 0.74 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है 0.74। तो अगर हम क्या निकाल रहे हैं, कोवैलेंट रेडियाई निकाल रहे हैं या कोवैलेंट रेडियस निकालते हैं, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है d, अभी आपने देखा ये किसके लिए था, H और H के लिए। इन दोनों के बीच का जो बॉन्ड लेंथ होगा उसी में आप क्या करोगे, 2 से डिवाइड कर दोगे। दिस विल इक्वल टू 0.74 और डिवाइड बाई 2 एंड दिस विल कम 0.337 एंगस्ट्रॉम। तो आपको क्या मिल गया कि हाइड्रोजन का जो कोवैलेंट रेडियाई हो गया वो 0.37 एंगस्ट्रॉम हो गया। अगर इसी तरह से हमने एक दूसरा एग्जांपल लिया, सपोज कर लो हम क्लोरीन की बात करते हैं, तो क्लोरीन में भी क्या है, ये कोवैलेंट बॉन्ड बना है, ये हो गया और ये हो गया। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, ये किसके लिए बना है, Cl हो गया बच्चों और ये Cl हो गया। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो होता 1.98 एंगस्ट्रॉम। ये कहाँ से कहाँ तक हो गया, यहाँ और यहाँ। ठीक है, ये और ये, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 1.99 एंगस्ट्रॉम हो गया। तो अब आप क्या बोलोगे, आर कोवैलेंट रेडियस इज इक्वल टू क्या होगा, हमने लिखा DCl डिवाइड बाई 2, यानी कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा जिसे हम बॉन्ड लेंथ कहते हैं, डिवाइड बाई 2, और दैट इज इक्वल टू किसके बराबर होगा बच्चों, 1.98 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 0.99 एंगस्ट्रॉम। ये किसके लिए हो गया, क्लोरीन के लिए हो गया। अगर आप इन जनरल की बात करते हैं, सपोज कर लिए यहाँ कोई एलिमेंट ले लिया, अभी ये होगा, ये ले लिया, बी ले लिया, तो ऐसे कंडीशंस में आपने देखा कि इनका जो कोवैलेंट रेडियस होता है, कोवैलेंट रेडियस इज हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू होमोएटमिक आइटम्स, या सेंटर हम ये कह सकते हैं, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर, इट इज द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द टू आइटम्स बॉन्डेड टुगेदर इन अ कोवैलेंट मॉलिक्यूल। और वह कोवैलेंट मॉलिक्यूल होमोएटमिक होना चाहिए, जैसे अगर H और H के बीच में हो गया, Cl और Cl के बीच में हो गया, O और O के बीच में हो गया, एनीवन, तो ये इन दोनों के बीच के जो डिस्टेंस का हाफ होता है वही उसका क्या कहलाता है, कोवैलेंट रेडियस कहलाता है बच्चों। ठीक है, लेकिन अब हम बात करेंगे कि कोई ज़रूरी नहीं है कि कोवैलेंट मॉलिक्यूल हमेशा होमोएटमिक हो, ये हेट्रोएटमिक भी हो सकता है। जैसे HCl आपने सुना होगा, CH4 सुना होगा, CCl4 सुना होगा, मेनी मोर आर देयर। तो अगर ऐसे कंडीशंस में हम बात करें तो ये किसके लिए होता, फॉर होमोएटमिक, हम लिखेंगे फॉर होमोएटॉमिक। ठीक है, होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए हम कोवैलेंट रेडियस क्या निकालेंगे। लेकिन बच्चों अगर हम बात करते हैं हेट्रो की, इसको मिटा दूं, चलिए, अगर हम बात करते हैं कि अगर दोनों किसी भी मॉलिक्यूल में हेट्रोएटमिक मॉलिक्यूल हैं, तो हम क्या करेंगे, ये देखिए, फॉर हेट्रोएटमिक एलिमेंट या आइटम, हेट्रोएटमिक एलिमेंट या आइटम के लिए क्या होगा।
अब इसमें दो कंडीशंस होगी, दोनों के कंडीशंस में होगा कि हो सकता है कि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो और दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट हो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम का मतलब होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है कि द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। मतलब मान लीजिए मैं बीच में हूँ, इधर एक आदमी इधर एक आदमी, ठीक है, दो पहलवान हैं। अगर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, इट मीन्स दोनों का पावर सेम है, तो ये अपनी तरफ खींचेगा और ये अपनी तरफ खींचेगा। मैं कहीं टस से मस नहीं हिलूंगा बच्चों, भले मेरा हाथ उखड़ जाए। लेकिन अगर इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये पार्शियली हमको ऐसे खींचेगा, इधर वाले के ज़्यादा है तो हमको ऐसे खींचेगा। ये बीच में बॉन्ड आप समझ लो। तो जो बॉन्ड है शेयरिंग इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है, वो क्या होगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी वो उसको अपनी तरफ पार्शियली खींचेगा। तो फॉर हेट्रो एटमिक एटम या एलिमेंट हम ये बात करेंगे कि अगर दोनों में दो कंडीशन मिलता है, पहला लिखेंगे इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है इज सेम हो गई, किसकी, अगर दोनों एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो गई तब उसका कोवैलेंट रेडियस क्या होगा, ये हम सीखेंगे। देखो बच्चों, सपोज कर लो हमने एक एलिमेंट लिया और ऐसे दूसरा एलिमेंट लिया और इन दोनों के बीच में क्या बना हुआ है, बॉन्ड बना हुआ है, और ये एक एलिमेंट हो गया, ये दूसरा एलिमेंट हो गया, ये कोवैलेंट बॉन्ड बना हुआ है। अब यहाँ से हमने कौन सा एग्जाम्पल लिया, सपोज के लिए हमने लिख लिया फॉर एग्जाम्पल CH4। कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग सेम होती है, तो ऐसे कंडीशन में जितना ताकत इन दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग बनती है बच्चों ना, वो क्या होता है, उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब सेम है तो इलेक्ट्रॉन पेयर्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी दोनों की सेम होती है। तो अब जरा हम इसके देखेंगे, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है इसको क्या बोलते हैं। सपोज के लिए हमने C लिख दिया, ये कार्बन एटम के लिए था और ये H के लिए था, तो डिस्टेंस बिटवीन DCH लिख देंगे, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द कार्बन एंड हाइड्रोजन, इसकी वैल्यू होती है बच्चों RC और प्लस RH। अब अगर हम इस CH को ना लिखें, सपोज कर लो इन दोनों एलिमेंट को हमने डिफरेंट ले लिया और इसको हमने लिखा A और इसको लिखा B, तो यहाँ जो CH आपने लिखा था इसको लिखेंगे DAB इज इक्वल टू RA और प्लस RB। यस या नो, आपको एक रिलेशन मिल गया कि DAB, व्हाट इज द DAB, बॉन्ड लेंथ, DAB बॉन्ड लेंथ इज इक्वल टू RA प्लस RB के बीच में होगा। अब आपके पास तीन वेरिएबल हो गए बच्चों, कभी कभी एग्जाम में देता है कि तीन वेरिएबल्स में से दो वेरिएबल की वैल्यू दी रहेगी, आप तीसरे की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सपोज कर लो ये दिया रहे, ये दिया रहे, तो आप RB की वैल्यू निकालेंगे। सपोज करिए ये दिया रहे और ये दिया रहेगा तो आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि RA और RB दोनों में से किसी एक की कोवैलेंट रेडियस आपको या कोवैलेंट रेडियस आपको फाइंड करना होगा। तो ये तो हो गया कि इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज सेम। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डिफरेंट। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट का मतलब हो गया कि जैसे मैंने ये आपको एग्जांपल बताया कि सपोज कर लो इधर वाला जो एलिमेंट है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये हमको ऐसे खींचेगा। तो अगर हम किसी एग्जांपल की बात करें, सपोज कर लो हमने कोई एक एलिमेंट ले लिया A और दूसरा ले लिया B, तो ठीक है, अब A की यहाँ क्या करेंगे, अगर A और B हमने लिया तो सपोज कर ले हमने दिखाया कि A की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी B से ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा बच्चों, B वाले के इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर थोड़ा ज़्यादा खींचेगा। ध्यान देना, ये क्या करेगा, इस B के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर पार्शियली क्या करेगा, ज़्यादा खींच लेगा। तो अब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा ये क्या होगा, यहाँ दिखेगा, इन दोनों को आप ऐसे मिला देंगे, ऐसे नो, और ये क्या होगा, कोई एलिमेंट A है और कोई एलिमेंट B है। अब इसके एग्जांपल क्या, जैसे हमने यहाँ लिखा था CH4, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आप लिख सकते हैं, HCl लिख सकते हैं, आप CCl4 लिख सकते हैं, एक्सेट्रा। इसमें देखेंगे H और Cl दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, डिफरेंट है, कार्बन और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है। तो इसके लिए जो वैल्यू होती है बच्चों, एग्जाम में पूछता है DAB, मतलब बॉन्ड लेंथ जो होता है A और B के बीच में, ये क्या होता है, हम लिख सकते हैं RA प्लस RB और माइनस 0.9, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर A की क्या है, चाई बोलते हैं इसको, चाई A माइनस चाई B। आगे चल कर कि ये चाई और चाई B को ही
हम मोल फ्रैक्शन को भी इसी से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन यहाँ आपको मोल फ्रैक्शन नहीं कहेंगे। ये क्या हो गया, जो चाहे ए और चाहे बी है, ये क्या है बच्चा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए, ठीक है। और अगर हम इसकी बात करें, चाहिए क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। तो आपके पास देखिए 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, 4 वेरिएबल, 5 वेरिएबल, इसमें से सपोज कर लो आर ए और आर बी में किसी एक की वैल्यू दी रहेगी और दूसरे की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, इसकी वैल्यू फाइंड करनी रहेगी, ये दोनों दिया रहेगा। तो 1 2 3 4 वेरिएबल शुड बी गिवन एंड 5th यू हैव टू कैलकुलेट। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कोवैलेंट रेडियाई की जो वैल्यू होती है, ठीक है, कोवैलेंट रेडियस जो होता है वो कैसे फाइंड करेंगे, होमो एटमिक मॉलिक्यूल है कि हेटेरो एटमिक मॉलिक्यूल है। अगर होमो एटमिक मॉलिक्यूल है, फिर से मैं तो बता दे रहा हूं कि दोनों ही सेंटर के बीच की दूरी का हाफ ऑफ द पार्ट इज नोन एज द कोवैलेंट रेडियस। लेकिन अगर वो हेटेरो एटमिक है, और हेटेरो एटमिक में 2 कंडीशंस, कि उनकी इलेक्ट्रॉनिक सेम हो और इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंट हो। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक बच्चों क्या है, सेम है, तो ये फार्मूला लगा देंगे, और इलेक्ट्रॉनिक अगर डिफरेंट है तो ये फार्मूला लगा देंगे। इज इट और नॉट? तो इस तरह से हम कोवैलेंट रेडियस जान लेंगे, और इसका ट्रेंड फिर आगे बताएंगे कि जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो इट इंक्रीजेज, सॉरी लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो इसकी वैल्यू घटती है, इट डिक्रीजेज, और जब हम टॉप टू बॉटम ग्रुप में चलते हैं तो इसकी वैल्यू बढ़ती है, ठीक है। आइए अब क्या करेंगे, कोवैलेंट रेडियस हो गया बच्चों। अब कोवैलेंट रेडियस के बाद अगला जो रेडियस आता है उसको हम कहते हैं वान डर वाल रेडियस। लेट्स सी व्हाट इज वान डर वाल। वान डर वाल जैसा नाम है कि वान डर वाल का मतलब होता है नो बॉन्ड फॉर्मेशन। वान डर वाल रेडियस होता है कि हम नो बॉन्ड फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, कि जैसे अगर हम तमाम बॉन्डिंग की बात कर रहे थे, बॉन्डिंग इन द सेंस होता है बच्चों कि मेटल और नॉन मेटल के बीच में आयनिक बॉन्ड बनता है, 2 नॉन मेटल के बीच में क्या बनता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, या कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बनता है। लेकिन यहां अगर हम वान डर वाल रेडियस की बात कर रहे हैं तो ये क्या होता है, नो बॉन्ड कंसेप्ट होता है। तो इसमें लिखेंगे वान डर वाल। वान डर वाल्स रेडियस। वान डर वाल रेडियस क्या होता है, आइए देखते हैं। जनरली ये इनर्ट गैस एलिमेंट के लिए होता है। इनर्ट गैस एलिमेंट जो होते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन, ये आपस में रिएक्ट नहीं करते। अगर इनको पास पास लाया जाए तो एक दूसरे से अपेक्षाकृत दूरी पे ही होते हैं। या इसी तरह से हम ये कह सकते हैं कि 2 मॉलिक्यूल, जैसे क्लोरीन मॉलिक्यूल ले लिए, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ले लिए, क्लोरीन के 2 मॉलिक्यूल अगर आपस में रखे जाएं तो वो मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास बहुत करीब नहीं आते हैं, वो एक दूसरे से क्या है, रिस्पेक्टिवली थोड़ी दूरी बना करके रखते हैं। आइए देखते हैं वान डर वाल रेडियस क्या होता है। सपोज कर लो बच्चों ना कि हमने ये ले लिया, ये बीच में क्या हुआ, बॉन्डिंग हुई यहाँ और यहाँ। गौर से देखेंगे ये क्या हो गया बच्चों, सपोज कर लो हमारे पास कोई एलिमेंट था, ये ए हो गया और दूसरा बी हो गया। किसी भी मॉलिक्यूल, कोवैलेंट मॉलिक्यूल ए और बी 2 एलिमेंट हो गए। और अगला हम यहाँ लेते हैं कि एक और ए बी, क्या करते हैं, एक और मॉलिक्यूल है, तो इन दोनों मॉलिक्यूल्स को अगर हम पास लाते हैं, ध्यान से देखना, अगर हम पास लाते हैं, सपोज के लिए क्या है, बी है और ये ए है, तो इन दोनों के बीच में ये डिस्टेंस होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज वान डर वाल रेडियस, तो कह सकते हैं कि किसी मॉलिक्यूल के नियरेस्ट 2 आइटम, ध्यान देंगे, इसका ये हो गया सेंटर और इसका सेंटर ये हो गया। अगर हमको बी का क्या निकालना था, वान डर वाल रेडियस निकालना था, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको क्या बोलेंगे, गौर से देखेंगे, डी बी बी। क्या हो गया बच्चों, डी बी बी हो गया। तो डी बी बी मतलब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वह अगर हम निकालते हैं तो डी बी बी बाई 2, इसके बीच का हाफ ऑफ द पार्ट इज इक्वल टू क्या होगा, आर वान डर वाल रेडियस। आर मीन्स रेडियस या वान डर वाल रेडियस इज इक्वल टू डी बी बी डिवाइड बाई 2। मतलब किसी मॉलिक्यूल को, एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल को अगर आपस में
साथ लाया जाए तो एक दूसरे से अपेक्षाकृत दूरी पे होते हैं। तो किन्हीं दो नॉन बॉन्डेड मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट तो करेंगे नहीं, नॉन बॉन्डेड मॉलिक्यूल के नियरेस्ट एटम के बीच की दूरी का हाफ ऑफ द पार्ट, तो हमें कह सकते हैं इट इज हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू नियरेस्ट एटम ऑफ द टू मॉलिक्यूल्स इज नोन एज द वान डर वाल रेडियस। ठीक है, और एक्चुअली ये किसके लिए होता है बच्चों, हम बात करते हैं ये होता है फॉर इनर्ट गैस, इनर्ट गैस एलिमेंट के लिए। मुझे पता है, आपको भी पता है कि जो इनर्ट गैस होते हैं, जैसे मान लो हीलियम हो गया, नियान हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, जेनान हो गया और रेडान हो गया, ये इनर्ट गैस एलिमेंट होते हैं। ये आपस में रिएक्ट नहीं करते, तो जब आपस में रिएक्ट नहीं करते हैं तो इनके बीच, सपोज कर लिए आपने यहाँ देख लिया, ये हो गया और ये दूसरा हो गया, ये बच्चों ये क्या था, हीलियम था, ये क्या था, हीलियम था। इनको और पास नहीं ले जा सकते क्योंकि एक दूसरे को रिपेल करेंगे, बिकॉज दे आर द इनर्ट वन। तो अब क्या होगा, इन दोनों के बीच का जो रेडियस होगा उसी को ही हम क्या बोलेंगे, वान डर वाल रेडियस बोलेंगे। इन दोनों के बीच का जो हाफ ऑफ द पार्ट होगा उसी को ही हम क्या बोलेंगे, वान डर वाल रेडियस बोलेंगे। इज इट और नॉट? तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि या तो इनर्ट गैस एलिमेंट में किन्हीं दो नियरेस्ट एटम के बीच की दूरी का हाफ ऑफ द पार्ट इज नोन एज द वान डर वाल रेडियस। ठीक है, अब इसमें से एग्जाम में पूछता है कि वान डर वाल रेडियस, इसको मिटा रहा हूं बेटा, वान डर वाल रेडियस और कोवैलेंट रेडियस में क्या रिलेशन होता है, कौन सा छोटा होगा और कौन सा बड़ा होगा, उसको अभी हम बाद में बताएंगे, या देख ही लेते हैं। आपको पता चल गया कि रेडियस क्या होगा, रेडियस ऑफ वान डर वाल और रेडियस ऑफ कोवैलेंट। ठीक है, कोवैलेंट और वान डर वाल में अब इन दोनों में से कौन छोटा होगा कौन बड़ा होगा। अभी आपने देखा कि जो कोवैलेंट होता है ये करीब है बच्चों, इनके सेंटर के बीच की दूरी कम है तो इनका रेडियस भी कम होगा। लेकिन अगर वान डर वाल की बात करें, एक यहाँ था और दूसरा वहाँ था, इन दोनों के बीच का जो सेंटर होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इसका हाफ ऑफ द पार्ट ज़्यादा होगा, इसका हाफ ऑफ द पार्ट कम होगा। तो वी कैन से कि वान डर वाल रेडियस इज ऑलवेज ग्रेटर देन द कोवैलेंट रेडियस। अंडरस्टूड? चलिए, नाउ लेट्स सी। अब नंबर तीसरा पॉइंट क्या था, इफ यू रिमेंबर, कौन सा तीसरा पॉइंट था बच्चों? पहला था हमने पढ़ा कोवैलेंट रेडियस, दूसरा हमने क्या पढ़ा, वान डर वाल रेडियस, और तीसरा हम पढ़ेंगे मेटेलिक रेडियस। ठीक है, आइए मेटलिक रेडियस। अब मेटलिक रेडियस हम बात करेंगे मेटल्स की। मेटल की क्या खासियत होती है? मेटल की खासियत होती है कि मेटल्स में जो एटम होते हैं वो एक दूसरे के पास पास रहते हैं। पास पास रहने में मतलब उस मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सपोज कर लो आपने कोई मेटल का टुकड़ा ले लिया या किसी मेटल का रॉड ले लिया, तो उसमें जो इनका पोजीशन होगा वो क्या हो सकता है बच्चों, ये उसका आइटम है, 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 ये उसका आइटम है और ये उसका आइटम है। बीच में सब में क्या है, इस बीच में न्यूक्लियस है, एक दूसरे से क्या है, सटे हुए हैं, चिपके हुए हैं। तो अगर हम इन दोनों के बीच की बात करें, इन दोनों के मेट्रिक रेडियस की बात करें, तो मेट्रिक रेडियस काम कैसे करता है, जब देखो ध्यान से देखोगे, ये मेटल है, ये बीच में इसका न्यूक्लियस है, या दूसरा मेटल इसके साथ चिपका हुआ है, ये इसका न्यूक्लियस हो गया। तो अब आपको देखना है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। अब ये इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करेगा, और देखेंगे तो देयर विल बी अट्रैक्शन या इंट्रैक्शन बिटवीन दिस इलेक्ट्रॉन एंड दिस प्रोटॉन। ये घूम करके यहाँ आया तो इसमें भी इंट्रैक्शन यहाँ हो रहा है, ये घूम करके यहाँ आया तो ये क्या करेगा, इसके साथ भी इंट्रैक्शन इसका होगा, और यहाँ पहुँच गया, सपोज कर लो यहाँ पहुँच गया तो इसके साथ करेगा, इसके साथ भी इसका इंट्रैक्शन हो सकता है, यहाँ पहुँच गया तो इसके साथ, यहाँ पहुँच गया तो इसके साथ, यहाँ पहुँच गया जो इसमें भी इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि जो एटम में या किसी मेटल में, एटम में नहीं, मेटल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं,
अपने आउटर मोस्ट सेल में क्या करते हैं, ऐसे चक्कर लगाते हैं, घूमेंगे तो घूमेंगे, घूमते 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 ये यहाँ 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 उसके आसपास के जितने भी मेटल हैं उसके न्यूक्लियस से उसका इंटरेक्शन होता है। इसके करीब है तो यहाँ करेगा, अगर यहाँ पहुँच गया इसके करीब हो गया तो इस न्यूक्लियस से वो इंटरेक्ट करेगा। तो इस तरह से इनके जो रेडियस की बात करेंगे, अब देखो बच्चों हमने फिर देखा कि एक मेटल हो गया और ये दूसरा मेटल हो गया, इन दोनों के बीच की दूरी ये हो गया और इसका हाफ ऑफ द पार्ट इज नोन एज द मेटालिक रेडियस। तो अगर हमने कोई दो एलिमेंट, कोई दो मेटल लिया, सपोज के लिए ये ए और ए हो गया, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस, जो बॉन्ड लेंथ होगा वो डी ए डिवाइड बाई 2, तो क्या हो जाएगा, इसे हम मेटालिक रेडियस बोलेंगे। तो अगर हम मेटालिक रेडियस की बात करते हैं तो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द टू मेटल्स, ठीक है, और ये इसका हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू मेटल्स हो गया। तो इस तरह से हम इसको मेटालिक रेडियस के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब हमने देखा कि हमने मेटालिक रेडियस पढ़ लिया, हमने कोवैलेंट रेडियस पढ़ लिया और हमने एटॉमिक रेडियस पढ़ लिया, या हाँ कोवैलेंट रेडियस पढ़ लिया, वैन डर वाल रेडियस पढ़ लिया और ये मेटालिक रेडियस पढ़ लिया। अब इसका जनरल ट्रेंड क्या होगा, कैसे ये बढ़ता है, कैसे ये घटता है, आइए देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ एक और रूल आप देख सकते हैं कि अगर आपके पास 3 रेडियस दिए गए हैं, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, कौन कौन लिखेंगे बच्चों। सबसे पहले हम लिखेंगे वैन डर वाल, ठीक है, और फिर लिखेंगे रेडियस मेटल और फिर लिखेंगे कोवैलेंट। वैन डर वाल रेडियस ये मेटलिक हो गया और यहाँ कोवैलेंट हो गया। तो अब इन तीनों में क्या रिलेशन हो सकता है, कोवैलेंट सबसे छोटा था, उससे थोड़ा सा बड़ा मेटलिक था, और मेटल से बड़ा क्या था, वैन डर वाल रेडियस था। तो आप ये क्या करेंगे, रिलेशन जानेंगे कि वैन डर वाल रेडियस सबसे बड़ा होता है और उससे थोड़ा सा छोटा मेटलिक रेडियस होता है, और मेटलिक रेडियस से छोटा होता है कोवैलेंट रेडियस, ठीक है। चलिए, तो अब हम इसके जनरल ट्रेंड की बात करेंगे और वेरिएशंस की बात करेंगे। जनरल ट्रेंड, जनरल ट्रेंड क्या होता है, अगर हम पीरियड में चलते हैं, अक्रॉस द पीरियड, अक्रॉस द पीरियड अगर हम चलते हैं बच्चों, तो ये कम होता है कि ज़्यादा होता है, यही आपको जानना है। अक्रॉस द पीरियड ये जितने भी एटॉमिक रेडियस होते हैं वो डिक्रीज करते हैं, डिक्रीजेस। क्यों डिक्रीज करते हैं, वी विल डिस्कस, हम इसको देखेंगे। और अगर हम डाउन द ग्रुप की बात करते हैं, डाउन द ग्रुप, तो डाउन द ग्रुप में क्या होता है, इट इंक्रीजेस, इसकी वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज करती है। क्यों करती है, स्टार्टिंग में ही हमने बता दिया था कि अगर डाउन द ग्रुप चलते हैं ऊपर से नीचे, तो इसकी वैल्यू कैसे होती है, मान लो हमने लिथियम ले लिया, हमने सोडियम ले लिया, फिर पोटेशियम ले लिया, रुबिडियम लिया, सीजियम लिया या फ्रांसियम लिया। तो ऊपर से नीचे चलने पर बच्चों अगर हमने देखा, इसका एटॉमिक नंबर 3, इसका 11, इसका 19, इसका 37, इसका 55 और इसका 87, ये इसका एटॉमिक नंबर हो गया। तो जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, 21 हो गया और 281 हो गया या 2881 हो गया, ऐसे बढ़ेंगे। तो यहाँ 2 सेल था, यहाँ 3 सेल था, यहाँ 4 सेल हो गया। तो ऊपर से नीचे चलने पर सेल्स बढ़ रहे हैं, ध्यान देंगे, 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, 5 सेल। तो जैसे जैसे सेल्स बढ़ेंगे, और मैंने आपको बताया है कि जब सेल्स बढ़ते हैं तो सेल पे एटॉमिक साइज बढ़ती है। तो ये क्यों हो गया। अब अगर हम अक्रॉस द पीरियड की बात करते हैं, अक्रॉस द पीरियड क्यों घटता है, क्योंकि जैसे जैसे हम सेम पीरियड में चलते हैं तो उसका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। न्यूक्लियर चार्ज मतलब न्यूक्लियस में रहने वाले पार्टिकल या चार्ज पार्टिकल जिसे प्रोटॉन कहते हैं, वो आउटर मोस्ट सेल में रहने वाले इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है, खींचता है बच्चों, अट्रैक्ट करता है। तो उसके कारण उसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो जैसे हम यहाँ से यहाँ चलेंगे तो क्या होगा, इसकी वैल्यू घटती है और इसकी वैल्यू बढ़ती है। ये तो जनरल ट्रेंड हो गया। लेकिन अब हम बात करेंगे वेरिएशंस क्या क्या हो सकता है या एक्सेप्शंस क्या क्या होंगे, ये देखेंगे। आइए,
एक्सेप्शंस क्या होंगे, जैसे सपोज कर लिए अगर हम पीरियड नंबर 1 की बात करें, फर्स्ट पीरियड, या हम बात करें सेकेंड पीरियड, या हम बात करें थर्ड पीरियड। तो फर्स्ट पीरियड में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, हाइड्रोजन होता है और हीलियम होता है। अगर हम यहाँ पीरियड में चलते हैं, अभी भी बताया हूँ कि पीरियड में चलने पर, पीरियड में आगे से लेफ्ट टू राइट चलने पर इसकी वैल्यू कम होती है। तो कम होने का मतलब हो गया कि हाइड्रोजन की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए हीलियम से, लेकिन ये गलत है। यही आपको एक्सप्लेनेशन में समझना है कि दिस इज नॉट करेक्ट। अकॉर्डिंग टू द जनरल ट्रेंड इट शुड बी ग्रेटर देन हीलियम, लेकिन ऐसा नहीं होता है। डू यू नो व्हाई? ये क्या होता है, हाइड्रोजन इज लेस देन हीलियम। क्यों? क्योंकि जो हीलियम है बच्चों, वह हीलियम क्या बनाएगा, वांडरवाल बनाएगा, वांडरवाल बॉन्ड बनेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि वांडरवाल रेडियस होगा और इसमें कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोवैलेंट। तो ये वांडरवाल रेडियस इज ऑलवेज ग्रेटर देन कोवैलेंट। तो देयरफॉर हाइड्रोजन इज स्मॉलर, मतलब जो इसका रेडियस होगा, द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन इज ऑलवेज स्मॉलर देन हीलियम। ठीक है, चलिए पीरियड नंबर 2 में चलते हैं। पीरियड नंबर 2 में अगर हम बात करें, भी लिखा था लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियान। ठीक है, तो जब हम पीरियड में चलते हैं बच्चों, तो पीरियड में चलने पर इसकी वैल्यू कम होती है, यानी कि सबसे बड़ी रेडियाई किसकी होगी, Li की। तो हम कह सकते हैं Li इज क्या है, ग्रेटर देन बेरिलियम। बेरिलियम की वैल्यू बड़ी होगी बोरान से, ये और बड़ी होगी, ये और बड़ी होगी, ये और बड़ी होगी और ये और बड़ी होगी। और फ्लोरीन की वैल्यू नियान से बड़ी होनी चाहिए, गौर से देखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये क्या आ जाएगा, नियान यहाँ आ जाएगा। नियान की जो साइज होती है वो सबसे बड़ी होती है। अब ये बताया हूँ क्यों, कि नियान इज अ इनर्ट गैस, तो उसमें वांडरवाल रेडियाई के नाते इसकी वैल्यू सबसे बड़ी हो गई। तो यहाँ तक तो आप ऐसे चलेंगे, दिस इज ग्रेटर देन दिस, दिस इज ग्रेटर देन दिस, क्योंकि आगे चलने पर इसकी वैल्यू कम हो रही है। तो लिथियम इज ग्रेटर देन बेरिलियम, बेरिलियम इज ग्रेटर देन बोरान, बोरान इज ग्रेटर देन कार्बन, कार्बन इज ग्रेटर देन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ग्रेटर देन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ग्रेटर देन फ्लोरीन। अब उसके आगे आप नियान मत लीजिए, क्योंकि नियान में वांडरवाल रेडियाई होती है जो सबसे बड़ी होती है। सेम इसी तरह से अगर हम पीरियड नंबर 3 की बात करें बच्चों, तो इसमें होगा सोडियम, मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, देन सिलिकॉन, फास्फोरस, और फास्फोरस के बाद हो गया सल्फर, फिर क्लोरीन, और यहाँ होना चाहिए आर्गन। अब आप क्या करेंगे कि सबसे बड़ी आगे चलने पर कम हो रही है, तो ये दिस इज ग्रेटर देन दिस, 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 इज ग्रेटर देन दिस। अब ये क्या करेंगे, ये इससे बड़ी होनी चाहिए, लेकिन आर्गन एक इनर्ट गैस है, तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ ले आ देंगे, क्योंकि आर्गन की साइज बड़ी होगी, बिकॉज इसकी साइज को वांडरवाल साइज या वांडरवाल रेडियाई कहते हैं। तो ये क्या होगा बच्चों, आप में अगर आपने देखा कि पीरियड वाइज देखेंगे तो इनमें क्या क्या वेरिएशन हो सकते हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं। आई होप यू ऑल आर राइटिंग दिस वन आल्सो। तो अब बच्चों हम बात करते हैं कि अगर हम डी ब्लॉक की बात करें, डी ब्लॉक मतलब होता है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स। पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में मैंने पढ़ाया था कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट्स विच लास्ट टू सेल्स आर नॉट फिल्ड, दे आर सेड टू बी द डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ऐसे को ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। तो इस ट्रांजिशन एलिमेंट में अगर हम बात करें तो 3D सीरीज होता है, 4D सीरीज होता है बच्चों, और 5D होता है, 6D भी होता है, लेकिन वो इनकम्प्लीट है। तो 3D में एलिमेंट क्या क्या हो सकते हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक। ठीक है, इसी तरह से यहाँ से क्या स्टार्ट करेंगे, 4D में होता है इट्रियम से कहाँ तक आता है, कैडमियम तक, और ये क्या होता है, लेंथेनम से स्टार्ट होगा, फिर इसके नीचे हाफनियम आ जाता है। क्या आ जाता है बच्चों, हाफनियम। इसका एटॉमिक नंबर अगर हम बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 21, ये ख़त्म होता है 30 पे। इसका एटॉमिक नंबर होता है 39 और ये ख़त्म होता है बेटा यहाँ 48 पे, और ये स्टार्ट होता है 57 और इसका एटॉमिक नंबर होता है 72। फिर 72 से ये ख़त्म होता है मर्क्यूरी पे, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 80। ठीक है, आपने देखा कि ये जो बीच के एलिमेंट हैं 58 से लेकर के 71 तक कितने एलिमेंट, 14 एलिमेंट्स। ये 14 एलिमेंट्स चूंकि लेंथेनम के बाद आते हैं,
इसलिए इसको कहते हैं लेंथेनाइड, लेंथेनाइड्स या लेंथेनाइड सीरीज एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे इसमें होगा वैसे इसमें होगा वैसे इसमें होगा। तो जब हम पीरियड की बात करेंगे तो पीरियड में इसकी वैल्यू क्या होती है, सबसे पहले ये देखते हैं क्या होगा। हमें देखते हैं बच्चों कि अगर हम स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम की बात करें, या एक ग्रुप बना लिए क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट और निकिल, कॉपर और जिंक हो गया। ठीक है, तो इसमें यहाँ से यहाँ चलने पर अगर आपने जनरल ट्रेंड पढ़ा है तो जनरल ट्रेंड में हमने क्या देखा कि वाइल मूविंग अक्रॉस द पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीजेज। ठीक है, तो अब यहाँ क्या होगा कि जब हम स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम की बात करते हैं तो क्या होगा, ये डिक्रीज करता है और ये क्या होता है, सेम या कांस्टेंट होता है। ये ना तो घटता है ना बढ़ता है, और इसकी वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है। गौर से देखेंगे बच्चों कि स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम इसकी वैल्यू कम होती है, इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है और इसकी वैल्यू बढ़ती है। ऐसा क्यों है इसको हम समझते हैं। सेम यही चीज़ हम इट्रियम से कैडमियम तक या लिंथेनम और हाफनियम के बाद मरकरी तक यही चीज़ देखते हैं। ये जनरल ट्रेंड है। कैसे होता है आइए देखते हैं। अगर हम यहाँ इसके ये ऊपर वाला दिखाते हैं, नीचे वाला हम आपको यहाँ से हटा देते हैं क्योंकि एक्सप्लेन करना है। लेट्स सी 3D की बात कर रहे हैं तो 3D में हमने देखा इसकी वैल्यू कम हो रही है, इसकी वैल्यू कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। क्यों ऐसे घटती बढ़ती है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम अगर हम इसके एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें बच्चों तो स्कैंडियम यहाँ दिखाते हैं, स्कैंडियम एटॉमिक नंबर 212892 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। या हम कैसे करते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d1। यू कैन सी दैट इज 3d1। पहले में यहां से क्या हो गया d1, यहां लिखेंगे 3d1। इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा 3d2, इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन 3d3। ये एक्चुअल में 3d4 में जाना चाहिए लेकिन ये एक्सेप्शन है ड्यू टू हाफ फील्ड, ये 3d5 होता है। इसमें क्या होता है 3d5 होता है। इसमें क्या होता है बेटा 3d6 होता है और ये हो गया 3d7, ये हो गया 3d8 और हो गया 3d9 और 3d10। गौर से देखेंगे अभी खत्म नहीं हुआ, ये 3d10 और ये भी फुली फील्ड के नाते एक्सेप्शन है, यहाँ भी क्या हो गया 3d10 होता है। अंडरस्टूड। तो हमने इन तीन का एक ग्रुप बनाया था, इन तीन का ग्रुप क्या हो गया d1 d2 d3। अगर हम d सबसेल की बात करते हैं तो d सबसेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं बच्चों 5 ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, पांचों ऑर्बिटल में हम क्या करेंगे इलेक्ट्रॉनों की संख्या दिखाएंगे, भरेंगे 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन। इसमें सारे के सारे इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 हम क्या देखेंगे बच्चों ये अनपेयर्ड हैं, अनपेयर्ड हैं। तो इसमें कोई क्या है रिपल्सन नहीं लग रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ से बात करें d5 d5 d8 इसमें देखेंगे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 1 2 3 4 5। इसमें कितने हो गए 1 2 3 4। कोबाल्ट वाले में आपने देखा 7 इलेक्ट्रॉन आर देयर। तो 7 इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7। तो इसमें से गौर से देखेंगे कि इसमें जो इलेक्ट्रॉनों का रिपल्सन होगा वो क्या होगा इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन होगा तो ये क्या करेंगे अपना एरिया बढ़ाएंगे। रिपल्सन जब होगा बच्चों तो अपना एरिया बढ़ाते हैं, तो जब एरिया बढ़ा देंगे तो इसकी साइज बढ़नी चाहिए। लेकिन गौर से देखेंगे यहां से यहां चलने पर आपने देखा इसका जो न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ रहा है, तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से साइज कम होती है। और यहाँ जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन हो रहा था वह स्प्रेड कर रहा है, बढ़ा रहा है। तो एक तरफ से आपने देखा कि उसको बढ़ा रहा है, दूसरी तरफ से उसको कम कर रहा है, तो देयरफॉर इट्स वैल्यू इज कांस्टेंट। और अगर हम यहाँ निकिल की बात करें जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, निकिल हो गया, कॉपर हो गया या जिंक हो गया, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 9 इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5। अगर हम लास्ट की बात करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा रिपल्सन होगा इलेक्ट्रॉनों के बीच में। तो इलेक्ट्रॉनों के जब रिपल्सन होगा तो क्या होगा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन सारे के सारे पेयर्ड हैं। और जब हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो
न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो बढ़ता है, तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के नाते कम हो रहा है, लेकिन यहाँ इंट्रैक्शन जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन है वो ज़्यादा हो रहा है, इसलिए साइज बढ़ रही है। तो इस तरह से हमने कहा कि अगर 3D की बात करेंगे तो ये तीनों की वैल्यू कम होती है, इन 4 की वैल्यू कांस्टेंट रहती है और इस 3 की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है। यही चीज़ 3D 4D 5D में होता है। ठीक है, आइए अब देखते हैं क्या नेक्स्ट वन। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में कभी कभी ये पूछता है कि इसकी साइज जब हम ऊपर से नीचे चलते हैं तो क्या होता है बच्चों, या अगर हम ग्रुप में बात करें, अगर हम एक पीरियड की बात करें ट्रेंड के अलावा तो क्या होगा, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, है ना, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक। ठीक है, तो किसकी वैल्यू कम होगी और किसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, ये हम देखेंगे कि किसकी वैल्यू कम हो रही है और किसकी वैल्यू ज़्यादा हो रही है। देखिए स्कैंडियम आगे चलने पर इसकी वैल्यू कम होती है, स्कैंडियम इज ग्रेटर देन टाइटेनियम और टाइटेनियम इज ग्रेटर देन वैनेडियम, लेकिन इसके पहले ये जिंक यहाँ से उठ करके यहाँ आ जाता है, क्या होता है, यहाँ लिख देंगे जिंक। तो दिस इज ग्रेटर देन दिस, दिस इज ग्रेटर देन दिस, हो गया। एंड आफ्टर दैट हम क्या करेंगे बच्चों, क्रोमियम इज ग्रेटर देन मैग्नीज और मैग्नीज इज ग्रेटर देन क्या है, आयरन, और यहाँ से बीच में कॉपर यहाँ आ जाता है Cu ऐसे। तो यहाँ से हमने क्या किया, फिर कोबाल्ट और निकल, यहाँ से हमने इसको हटा दिया। तो इस तरह से हमने देखा कि इसका जो ट्रेंड है किसमें, थर्ड पीरियड में, वो क्या हो रहा है, इस क्रम में बढ़ रहा है। चलिए अब हम बात करते हैं नंबर नेक्स्ट, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या होता है। अगर हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें तो सपोज कर लिए स्कैंडियम हो गया, फिर हमने टाइटेनियम देखा, फिर हमने वैनेडियम देखा। स्कैंडियम के नीचे क्या होता है बच्चों, इट्रियम होता है, फिर यहाँ क्या होता है, जिरकोनियम होता है, ठीक है, और फिर यहाँ होता है नियोबियम, और यहाँ क्या होता है लेंथेनम, फिर हाफनियम, और इसके नीचे होता है टेंटेलम। ठीक है, इसके एटॉमिक नंबर की अगर हम बात करें तो क्या होगा, 21, 22, 23, इट्रियम 39, 40, 41, ये हो गया 57, और यहाँ मैंने आपको बताया क्या है 72, और ये क्या हो गया 73, ये क्या होगा 57, यहाँ हो गया 39, 40, 41, ये कितना हो गया 21, 22 और 23। ठीक है, तो ऊपर से नीचे चलने पर हम ये देखते हैं कि किसकी वैल्यू क्या होती है। जाहिर सी बात है स्कैंडियम इज स्मॉलर देन इट्रियम और इट्रियम इज स्मॉलर देन लेंथेनम। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि ऊपर से नीचे चलने पर नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहे हैं। अब इसी तरह से इसमें देखेंगे दूसरे वाले में टाइटेनियम इज स्मॉलर देन जिरकोनियम, जिरकोनियम इज स्मॉलर देन हाफनियम। ठीक है, और फिर यहाँ वैनेडियम इज स्मॉलर देन नियोबियम, ठीक है, और नियोबियम इज स्मॉलर देन टेंटेलम। तो इस तरह से हम ऊपर से नीचे चलने पर क्या देखते हैं कि जब नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ने पे क्या होगा बच्चों, उसकी साइज क्या होगी, ऊपर से नीचे चलने पर नंबर ऑफ सेल्स बढ़ने पर इसकी साइज बढ़ेगी। तो अब हम देखते हैं कि इसमें कभी कभी पूछता है कि इन दोनों के बीच में, गौर से देखेंगे कि इनके बीच में या नीचे क्या होता है, एक्टिनियम भी आता है, AC एटॉमिक नंबर 89। अब इसके बाद हम आगे जो चलेंगे, यहाँ से कितने एलिमेंट हमने किया, कितने एलिमेंट हमने हटाया, 14 एलिमेंट हटाया, तो 90 से 103 तक। अब यहाँ जो अगला एलिमेंट होता है वो 104 होता है। तो इसमें इसको कहते हैं लेंथेनाइट सीरीज एलिमेंट, और इसके आगे जो बोलते हैं उसको कहते हैं एक्टिनाइट सीरीज एलिमेंट। तो लेंथेनाइट सीरीज एलिमेंट और एक्टिनाइट सीरीज एलिमेंट के कारण इनके बीच में जो एलिमेंट्स होते हैं उनका साइज बहुत कम हो जाता है, उसको कहते हैं ड्यू टू लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोलते हैं, ड्यू टू लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। और ये लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है, विच वी कैन अंडरस्टैंड ऑन द बेसिस ऑफ, कैसे बच्चों, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन कैसे समझेंगे हम, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन को स्क्रीनिंग इफेक्ट से समझ सकते हैं या शील्डिंग इफेक्ट से समझ सकते हैं। शील्डिंग इफेक्ट का मतलब हो गया, गौर से देखेंगे, ये हो गया
अगर हमारे पास ये न्यूक्लियस है और यहाँ इलेक्ट्रॉन है ना, और इसके अंदर भी एक सेल है, यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर भी एक सेल है, यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो अब आप देखोगे कि इस इलेक्ट्रॉन और इस प्रोटॉन यानी न्यूक्लियस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ये भी करेगा और ये भी करेगा। जरा गौर से देखेंगे, इस आउटर सेल में रहने वाले इलेक्ट्रॉन और इस न्यूक्लियस के बीच लगने वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वह ये इसके पहले वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये इसको सील्ड स्क्रीन करता है, रोकता है। तो कह सकते हैं कि आउटर मोस्ट सेल में रहने वाले इलेक्ट्रॉन इनर मोस्ट सेल में रहने वाले, आउटर मोस्ट सेल में रहने वाले इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको प्रोटेक्ट करता है इनर सेल में रहने वाला इलेक्ट्रॉन। इसी को हम स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं या शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। शील्डिंग इफेक्ट को क्या करेंगे बच्चा, इसका जो शील्डिंग इफेक्ट, देखो शील्डिंग इफेक्ट जो होता है वो आउटर सेल में रहने वाला इलेक्ट्रॉन और इस न्यूक्लियस के बीच में लगने वाले जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको प्रोटेक्ट करता है इनर सेल में रहने वाले इलेक्ट्रॉन, उसी को शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। और शील्डिंग इफेक्ट का जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है, S इज ग्रेटर देन P, P इज ग्रेटर देन D और D इज ग्रेटर देन F। तो हम ये कह सकते हैं कि F सबसे लास्ट में है, तो F में सबसे कम शील्डिंग इफेक्ट होता है। तो F ऑर्बिटल में रहने वाला इलेक्ट्रॉन या F सबसेल में रहने वाला इलेक्ट्रॉन और इस न्यूक्लियस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो ज़्यादा होता है। मतलब इस अगर F सबसेल में इलेक्ट्रॉन है तो वह इस न्यूक्लियस से आसानी से क्या करेगा, इंटरैक्ट करेगा। तो जितने भी एलिमेंट हैं, आपने लेंथेनाइड की बात करिए, लेंथेनाइड सीरीज एलिमेंट, लेंथेनाइड सीरीज एलिमेंट कहाँ से होता है बच्चों, सेरियम से। सिप्रान पीएम यार तुम ब्लू, इसका एटॉमिक नंबर कितना था 58, इसका एटॉमिक नंबर कितना था 71। इनके बीच में जो 14 एलिमेंट्स हैं वह 14 एलिमेंट्स हम देखते हैं, इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, F में जाता है। और F का शील्डिंग इफेक्ट बहुत कम है, यानी कि शील्डिंग इफेक्ट कम है तो शील्ड अंदर वाला इलेक्ट्रॉन, इनर सेल में रहने वाला इलेक्ट्रॉन इसको क्या करता है, कम शील्ड कर पाता है। तो जब कम शील्ड करेगा तो इस इलेक्ट्रॉन और इस न्यूक्लियस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। इसका मतलब इन दोनों के बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने के नाते हम ये कह सकते हैं कि शील्डिंग इफेक्ट कम होगा। तो ऐसे कंडीशंस में हम कह सकते हैं कि लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज, या उसी को कहते हैं लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण उसके जो साइज होती है वो बहुत 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 कम हो जाती है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। अब लास्ट बचा है बच्चा जिसे हम कहते हैं आयनिक रेडियस। इस एटॉमिक रेडियस का लास्ट पार्ट जिसे कहेंगे आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस क्या होता है, जैसा इसका नाम है वैसे आप देखेंगे आयंस का जो रेडियस होता है उसी को आयनिक रेडियस कहते हैं। तो आयंस कैसे बनते हैं, जब कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करता है या इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसको आयनिक रेडियस बनता है। जैसे सपोज कर लिए हमने बात करा, हमने एक एलिमेंट लिया सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गया 281। अब ये क्या करेगा, सोडियम जाहिर सी बात है अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो जब एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 28 हो गया। तो जाहिर सी बात आपने देखा यहाँ 3 सेल था, यहाँ 2 सेल, तो इसकी साइज छोटी हो गई। और अगर हम किसी एनायन की बात करें, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, ये हो गया 2, 8 एंड 7। अगर ये क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेकर के एनायन बनाता है और बनाता ही है तो हो गया 2, 8 और 8। अब यहाँ देखेंगे यहाँ भी 3 सेल था, यहाँ भी 3 सेल था, तो किसकी साइज छोटी होगी, किसकी साइज बड़ी होगी। यहाँ तो नंबर ऑफ सेल्स कम हो गया, तो हमें कह सकते हैं कि जो कैटायंस हैं उनकी साइज अपने पेरेंटल एटम से छोटी होती है, एनायन की साइज अपने पेरेंटल एटम से बड़ी होती है। क्यों ऐसी होती है, क्योंकि यहाँ इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ध्यान देंगे अभी तक हम न्यूक्लियर चार्ज की बात कर रहे थे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तब कहेंगे जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स दोनों सेम होंगे। तो जैसे जैसे हम आगे चलेंगे किसी भी पीरियड में तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। अब यहाँ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, यहाँ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो रहा है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जब कम होगा तो साइज बड़ी होगी। कैसे जानेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, देखिए अगर हम इसकी बात करेंगे बच्चों, यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन थे, अब हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए और इसके अंदर क्लोरीन का जो न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन हो गए,
17 प्रोटॉन हो गए। तो 17 प्रोटॉन इज जस्ट पुलिंग द 18 इलेक्ट्रॉन्स, अपनी तरफ खींच रहे हैं, तो इनका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा वो कम होगा। जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा तो उसकी साइज बड़ी हो जाएगी। यहाँ इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा था, कैसे देखेंगे, आपने नंबर ऑफ सेल्स देखा, नंबर ऑफ सेल्स घट गया तो साइज छोटी हो गई। यहाँ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया बच्चों, यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, 10 इलेक्ट्रॉन, और सोडियम में प्रोटॉनों की संख्या कितनी थी, 11। तो 11 प्रोटॉन अब 10 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल कर रहे हैं, खींच रहे हैं, तो इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया। तो जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो साइज कम होगी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जब घटेगा तो साइज बड़ी हो जाएगी। तो ये हो गया क्या, आयनिक रेडियस। तो आप ये जानेंगे कि कैटायंस की साइज उसके पेरेंटल एटम से हमेशा छोटी और एनायन की साइज उसके पेरेंटल एटम से हमेशा बड़ी होती है। अगर इन तीनों में आपने एक रिलेशन देखना है तो क्या करेंगे, एनायन इज ऑलवेज ग्रेटर देन एटम और ऑलवेज ग्रेटर देन कैटायन। ठीक है, ये इसमें हम ये रिलेशन देखेंगे, कैटायन की साइज सबसे छोटी, उससे बड़ी एटम की साइज और उससे बड़ी एनायन की साइज होती है। ठीक है, आइए अब देखते हैं कि किन किन फैक्टर पे यह डिपेंड करता है। कौन सा बच्चा, हम आयनिक रेडियस की बात कर रहे थे, तो लिखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग, फैक्टर्स किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहला फैक्टर हमने बोला, पहला फैक्टर हो सकता है चार्ज। पहला क्या होगा, चार्ज। चार्ज का मतलब होता है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड में अगर हम बात करें तो अगर किसी भी, जैसे कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो वेरिएबल बैलेंसी शो करते हैं, तो अगर वेरिएबल बैलेंसी शो करेंगे तो सपोज कर लिए आयरन की बात हो गई, कॉपर की बात होगी, व्हाटएवर, क्रोमियम की बात हो गई। यहाँ देखिए, अगर हमारे पास फेरिक आयन है और हमारे पास फेरस आयन है, तो जब चार्ज बढ़ता है तो इसकी साइज कम हो जाती है। ध्यान देंगे, Fe3+ और Fe2+, Fe3+ और Fe2+, ये तो किसी कैटायन की बात हो गई। या अगर हम देखते हैं क्रोमियम 6+ या क्रोमियम 3+, तो 6+ और 3+, दिस इज स्मॉलर देन दिस वन। अगर हम निगेटिव की बात करेंगे, जैसे O हो गया, O पर -1 इज स्मॉलर देन O पर -2, ऐसे नो। तो हम ये देखते हैं कि अगर चार्ज इसमें ये कैटायंस के फॉर्म में है, ये कैटायंस के फॉर्म में है, या एनायंस के फॉर्म में है, ये हमने लिखा है कि ये इसके आर की बात हो रही है बच्चों। ये किसकी बात हो रही है, रेडियस की बात हो रही है। ये रेडियस, ये रेडियस और ये रेडियस और ये रेडियस। तो पहला जो पॉइंट हमने बोला था दैट इज नोन एज द चार्ज। चार्ज पे कैसा डिपेंड करेगा, अगर मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है तो उसकी साइज कम होगी। ठीक है, चलिए नंबर दूसरा, सेकेंड पॉइंट क्या था, सेकेंड पॉइंट होता है न्यूक्लियर चार्ज। दूसरा क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज क्या बोला मैंने, न्यूक्लियर चार्ज मैंने बोला कि अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो साइज घटेगी और न्यूक्लियर चार्ज कम होगा तो साइज बढ़ेगी। ये हमने अभी भी एक्सप्लेन कर दिया है। और नंबर तीसरा जो पॉइंट होता है वो होता है बच्चों Z/E। तीसरा पॉइंट जो होता है Z/E रेशियो। ठीक है, ये Z/E रेशियो क्या है, ये Z/E रेशियो हम देखते हैं फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ठीक है, Z/E रेशियो बता रहा हूं। Z का मतलब होता है एटॉमिक नंबर यानी प्रोटॉनों की संख्या, और E का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। जैसे जैसे Z/E बढ़ेगा वैसे वैसे उसकी साइज क्या होगी, कम होगी। चलिए देखते हैं कुछ एग्जांपल। आइसो इलेक्ट्रॉनिक अगर हम ले लें, मान लीजिए हमने ले लिया सोडियम आयन, मैग्नीशियम आयन, एल्यूमिनियम आयन, ठीक है, फ्लोराइड आयन, ऑक्साइड आयन या नाइट्राइड आयन। ये नाइट्राइड, ऑक्साइड, फ्लोराइड, सोडियम आयन, मैग्नीशियम आयन और एल्यूमिनियम आयन, ये सब में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर आप देखें बच्चों तो 7 और +3 = 10, 8 + 2 = 10, 9 + 1 = 10, 11 - 1 = 10, 12 - 2 = 10 और एल्यूमिनियम 13 - 3 = 10 हो गया।
तो ये आपने देखा कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम हो गई। अब हमको निकालना है Z बाई, ठीक है। तो Z बाई क्या होगा, यहाँ क्या लिखेंगे 7/10, ये क्या होगा 8/10, ये क्या होगा 9/10, ये क्या होगा 11/10, ये वैल्यू हो गई 12/10 और ये वैल्यू हो गई 13/10। तो आपने देखा कि इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है, 13/10 मतलब हो गया 1.3 और यहाँ 7/10 इसका मतलब हो गया 0.7। आपने देखा इसकी वैल्यू होगी 0.7 और इसकी वैल्यू होगी 1.3। कौन वैल्यू कम हो गई, 0.7 कम हो गई। मैंने अभी बोला कि जैसे जैसे Z/E रेशियो बढ़ेगा वैसे वैसे साइज कम होगी। तो यहाँ से आपको क्या रिलेशन मिला कि दिस इज ग्रेटर देन दिस, 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 दिस इज ग्रेटर देन। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों आयनिक रेडियाई का जनरल ट्रेंड। ठीक है, तो ये चारों तरह के जो पार्ट थे, चारों पार्ट जो थे एटॉमिक रेडियस के, कोवेलेंट रेडियस, वान डेर वाल रेडियस, मेटेलिक रेडियस और आयनिक रेडियस, ये चारों जब हम पीरियड में चलते हैं अक्रॉस द पीरियड तो इसका जनरल ट्रेंड होता है कि इट डिक्रीजेज, और जब हम टॉप टू बॉटम चलते हैं तो इट इंक्रीजेज। ये क्यों डिक्रीज करता है, सीधा सा मतलब जान लें कि जब हम लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो उसका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है इसलिए साइज कम होती है, और जब हम ऊपर से नीचे चलते हैं तो उसमें नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं तो उसकी साइज बढ़ती है। ठीक है, तो इट इज़ ऑल अबाउट द एटॉमिक रेडियस। तो आज की क्लास में आपने एंजॉय किया, अगली क्लास में फिर हम अगला पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।